हेलो एवरीवन वेलकम टू द हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी पार्ट 2 का सेमेस्टर 3 का जो टॉपिक है मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अलग है बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि एक तरह से कहें तो बहुत से बच्चों को ये वाले जो टॉपिक्स है, बहुत से स्टूडेंट को ये वाले टॉपिक्स बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आप अच्छे से इसको समझते हो तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आप बहुत इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो पार्ट्स लगते हैं, जो चीजें लगती हैं, उन चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना होगा कि एक्चुअली में काम कैसे करता है और वो मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द बेसिक ऑन द मॉसबोर इफेक्ट। ओके, द मॉसबोर इफेक्ट इज द एमिशन एंड द रेसोनेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे बाय द न्यूक्लियस विदाउट एनर्जी लॉस ड्यू टू द न्यूक्लियर रिकॉइलिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हमारे पास ये एक सपोज मेरे पास एक ये आप समझिए कि क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक आइटम ले लेते हैं जिसका ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके आजू बाजू क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, आपको ये पता है, ठीक है, ये ऐसा ही होता है। और ये हमारे पास क्या है, सोर्स है एक, और ये सोर्स हमारा क्या है, गैमा रे है। अगर ये गैमा रे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एमिट करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एमिट ना करके क्या होगा, यहाँ पे एमिट करेगा न्यूक्लियस के ऊपर। क्योंकि एक्चुअली में अगर हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी देखे या फिर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखे तो ये दोनों चीजों में क्या होता है, सिमिलर वर्क होता है। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं जिसके ऊपर जो रेडिएशन होता है वो कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर जाता है। तो इसमें भी सेम वैसा ही होता है कि जो यहाँ पे आपको रे दिया है वो रे कहाँ पे जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर जाता है। और इससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो रेडिएशन आप कैसे होते हैं, एक तो अगर आप किसी चीज पे ये रिकॉइलिंग अगर आप टर्म देखते हो, अगर आप किसी भी चीज को, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक गन है। ओके, तो ये गन से मैं अगर फायर करता हूँ, ओके, तो ये गन से अगर मैं फायर कर रहा हूं तो बुलेट क्या होगी, यहां से यहां जाएगी। ओके, लेकिन अगर आपने सुना होगा कि अगर हम लोग किसी भी चीज को अगर फायर करते हैं, किसी बुलेट को फायर करते हैं तो थोड़ा सा क्या करता है, पीछे आता है। तो ऐसा आपने सुना होगा, वो क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और इस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स के साथ यहाँ पे आगे भेज रहे हैं। तो इस फोर्स के साथ जब आगे भेजेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा पीछे आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो इस रिकॉइलिंग इफेक्ट वाला जो टर्म है, ये टर्म किस पे यूज होता है, मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ओके, और इसमें जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, जो अलग अलग जो कंपोनेंट लगने वाले हैं, जैसे यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, गैमा सोर्स, सैंपल है, डिटेक्टर है, एंड ड्राइव टू द मूव द सोर्स और एब्जॉर्बर। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सोर्स की तरफ। तो आइडेंटिकल सोर्स एंड द एब्जॉर्बेंट मटेरियल मैक्सिमम ओवरले कॉज जीरो डॉपलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अभी डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको सीखना होगा। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ पे सपोज ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और यहां से ये क्या है आपका, एक सपोज क्या करिए, यहां से ये कोई भी एक रेडिएशन है या सोर्स है, वो यहां से एनर्जी एमिट कर रहा है और इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। ओके, ये आपके पास कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस अगर आप डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, ये जो हमारा सोर्स होता है ना, ये सोर्स मूवेबल होता है, या तो ये पास आके स्ट्राइक करेगा या फिर ये दूर जाके स्ट्राइक करेगा। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है मॉसबोर में। अगर ये पास आके स्ट्राइक करता है तो इसके अंदर ऑफकोर्स एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, अगर ये दूर जाता है तो ऑफकोर्स इसके अंदर लेस एनर्जी आएगी। तो ये सारी चीजें आपको जो डॉपलर इफेक्ट है उसके अंदर आपने पढ़ने मिली होगी। और बेसिकली अगर मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इसके अंदर हम लोग दो जो एलिमेंट है, एक तो आपका आयरन और दूसरा आपका टीन। ओके, ये दोनों चीजों का हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर द होल
जो आपका एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का उसके अंदर ही, या तो फेरस होगा या फिर ये होगा टीन होगा। यही दो चीजों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने फेरस लिया तो फेरस का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 57, ओके। लेकिन अगर आप देखते हो फेरस का एटॉमिक नंबर तो ये कितना है, ग्राउंड स्टेट में 57 है, ओके। लेकिन अगर हमको इसको एक्साइटेड करना है तो एक्साइटेड करने के लिए क्या होगा, सेम जो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट लेना होगा, ऐसा एक लेना होगा कंपाउंड, ऐसा एक ये लेना होगा एलिमेंट, एटम लेना होगा जो ऑलरेडी क्या हो, एक्साइटेड स्टेट में हो 57 पे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर आप सेम यहाँ पे अगर आप कोबाल्ट का देखते हो तो कोबाल्ट अगर हम लोग 57 लेते हैं तो ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, ओके। तो ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये आपके पास दो एनर्जी लेवल है, मैं इसका भी एनर्जी लेवल बना देता हूं, ठीक है। ये सपोज एसएन को आप क्या करो, अभी थोड़ी देर के लिए कंसीडर मत करो। तो क्या होगा कि अगर ये ग्राउंड स्टेट है सपोज, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है, ओके। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आपको पता है थोड़ी सी एनर्जी ये लूज करेगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को अगर हम लोग बहुत लो एनर्जी लो पे लेके आते हैं तो ऑफकोर्स उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी। तो इसके अंदर से क्या होता है कि 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और ये सेम एनर्जी क्या करता है, जो फेरस होता है वो एब्जॉर्ब करता है, और ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ओके। ये सारा चीज किसके अंदर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके अंदर होता है। लेकिन आपको पता है इसके अंदर रिकॉइलिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिकॉइलिंग इफेक्ट क्या करता है कि जो थोड़ी सी एनर्जी है यहां से, वो थोड़ी सी एनर्जी चुरा लेता है, और यहाँ पे आपको 14.4 जो वोल्ट की एनर्जी है वो पूरी एनर्जी यहाँ पे नहीं जा पाती रिकॉइलिंग के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो इस चीज को, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इस पे डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं, ताकि इसमें जो ये है जो एनर्जी है वो एनर्जी को क्या किया जाए और मिनिमाइज किया जाए, और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोबाल्ट रिलीज कर रहा है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करे, जो फेरस है वो एब्जॉर्ब कर सके, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा निग्लिजिबल हो जाए, ओके। तो यही सारे चीज क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करने के साथ साथ जो डॉपलर इफेक्ट है वो पूरा 100% तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, मूवेबल है। तो इसके अंदर थोड़े बहुत एरर आपको मिनिमाइज करके देगा। यानी अगर यहाँ पे अगर सपोज अगर 0.1 पर, अगर यहाँ पे 1.0% पे अगर आपका जो एनर्जी है अगर लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करके ये 0.4 कर देगा, 0.5 कर देगा। लेकिन वो 0.4 और 0.5 भी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, अगर आप उसको भी अगर नहीं खोना चाहते, लॉस नहीं करना चाहते, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कंपाउंड को ऐसे चीज के अंदर रिएक्ट करवाते हैं जो क्या हो, वो पूरी तरह से कूल हो, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट, ऐसे कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, आपको पता है, ओके। तो ये क्या होता है, बहुत इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, और अगर हम लोग किसी भी चीज को एकदम लो टेम्परेचर पे करते हैं तो उसके अंदर रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा ये कम हो जाती है तो क्या होता है कि उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज करता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, जो अदर कंपोनेंट है, अदर एटम है, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ओके। और इसके अंदर आप देखोगे कि सैंपल क्या है, कंटेन द मटेरियल बीइंग एनालाइज मस्ट बी इन द सॉलिड फेज and in the crystalline structure, usually require a large amount of sample, apply as the layer on the sample holder and irradiate, okay। उसके बाद डिटेक्टर, तो डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर बेसिकली डिटेक्ट करता है, इसमें आप देखोगे कि सिंपल सा हम लोग जो भी एनर्जी इसके ऊपर गैमा रे पास करने वाले हैं, और जो उससे ये निकलने वाला है, जो भी उसके अंदर से एनर्जी निकलने वाली है, उस चीज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। चॉइस ऑफ डिटेक्टर डिपेंड ऑन द गैमा रे एनर्जी, ओके। तो जितनी ज्यादा हमारा गैमा रेज की एनर्जी होगी उसी हिसाब से हमारा जो डिटेक्टर होगा हम लोग डिसाइड करेंगे, ओके। कैनॉट बी सीन यूजिंग द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन मेथड फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एब्जॉर्ब द इफेक्ट ऑफ गैमा रे ऑन द मटेरियल दैट ऑब्जॉर्ब देम, ठीक है। रेजोनेंस डिटेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। डिस्टेंस एंड द एंगल ऑफ डिटेक्टर इज क्रूशियल टू मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके जो भी सपोज यहाँ पे आपका जो भी स्ट्राइक कर रहा है एटम, ये ठीक है,
उस पे जो भी स्ट्राइक कर रहा है उसमें जो एंगल बनने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉस्फेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर आप बाकी देखें, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले ले, न्यूट्रॉन ले ले या फिर एक्सरे ले ले, उसके अंदर भी सेम यहाँ पे आपको इंसिडेंट रे देखने के लिए मिलता है, रिफ्लेक्टेड रे देखने के लिए मिलता है। ओके, सेम यही सारी चीजें आपको सारे में देखने होते हैं, लेकिन उसमें एंगल का कोई भी ये नहीं होता है कि एंगल आपको इस तरीके से रखना है, एंगल आपको उस तरीके से रखना है। लेकिन जो मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर आपको एंगल एक पर्टिकुलर एंगल में होना चाहिए, पर्टिकुलर थीटा के अंदर होने चाहिए। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर होने चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो टाइप के जो डिटेक्टर है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहला दो सिंटिलेशन काउंटर एंड दूसरा है गैस फील्ड डिटेक्टर। ओके, ये दोनों डिटेक्टर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और ये दो डिटेक्टर का हम लोग जो इस्तेमाल है इसके अंदर करते हैं। ओके, उसके बाद सेंटिलेशन डिटेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले ही यहाँ पे अगर आप टर्म ये वाला पढ़ते हो तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि सेंटिलेशन डिटेक्टर क्या होता है। तो सेंटिलेशन डिटेक्टर बेसिकली ऑफ कोर्स सेंसिटिव होगा। ओके, और ये सेंसिटिव अगर मटेरियल है तो सेंसिटिव मटेरियल का इस्तेमाल ही इसके लिए करते हैं ताकि वो छोटी से छोटी अगर उसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो आसानी से उसको डिटेक्ट कर ले। ओके, उसके बाद गैस फिलिंग डिटेक्टर। तो गैस फिलिंग डिटेक्टर भी सेंसिटिव होता है लेकिन एज लेस कंपेयर टू द सेंटिलेशन डिटेक्टर। ओके, और सेंसिटिव वॉल्यूम ऑफ द गैस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स नॉट ऑफन यूज फॉर द मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये दोनों चीजों के बारे में आपको देखना होगा। और भी यहाँ पे आपको मॉसबर्ग ड्राइव क्या होता है, ड्राइव इज यूज टू मूव द सोर्स और एब्जॉर्बर। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कहा था कि अगर मे बी अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग Fe57 लिखते हैं और मूविंग द सोर्स एज द वेलोसिटी ऑफ 1 mm per second toward the sample increase the energy of the emitted photon by the amount 10 neutral line with for the simplicity mm upon second is the conventional energy unit is the Mosbach spectroscopy। okay, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ये है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ये है एलिमेंट है Fe का, और अगर हम लोग सोर्स को यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ये देखा था डॉपलर इफेक्ट वाला, अगर यहाँ पे सोर्स ये हमारा है, अगर ये सोर्स को आगे पीछे मूव करते हैं तो उसके हिसाब से जो आपकी एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ओके, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं mm पर सेकेंड के अंदर देखते हैं। ओके, और ये एक तरह से ऐसा यूनिट है और जिसके लिए हम लोग मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं mm पर सेकेंड का। ओके, तो इस तरीके से ये मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन है। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीजें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।